चुप न रहने वाली देवरानी को मिला मुंह पर ताला लगाने वाला ससुराल। रात के अंधेरे में राधिका सुनसान रास्ते से अपने घर आ रही होती है। तभी उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मेरा घर भी अभी यहाँ से काफी दूर है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं अपनी रफ्तार थोड़ी और तेज करती हूँ। अब राधिका अपने कदमों की रफ्तार को थोड़ा और तेज करती है। अरे रुक जाओ कमसिन कली, और कितनी तेज रफ्तार करोगी अपनी? अरे किससे भाग रही हो तुम? अरे हमसे डरो मत। अरे सच में आप रुक भी जाओ, नहीं तो तुम्हारी इस कमसिन कमर में लचक आ जाएगी। अबे गुंडे इतना कहते ही हैं कि तभी फुल स्पीड में एक स्कूटी वहां आ जाती है जिस पर दो लड़कियां सवार होती हैं। फिर वो दोनों लड़कियां स्कूटी से उतरती हैं। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है इसकी कमसिन कमर की? तुम लोगों को क्या लगा अगर वो लड़की चुप है तो तुम उसके साथ कुछ भी कर लोगे इस सुनसान रास्ते पर? अरे अगर एक लड़की चुप होती है तो उसके पीठ पर बोलने के लिए हजारों लड़कियां खड़ी हो जाती है। अब इतना कहकर पल्लवी और शिवानी खींच खींच कर उन गुंडों के गालों पर चांटे लगाती हैं। शिवानी, पल्लवी दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। अब मैं इन्हें पुलिस के हवाले करूंगी। नहीं दीदी, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो दीदी। हम जा रहे हैं। अब आइंदा इस सड़क पर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। हमें जाने दो और हम पर कोई पुलिस कंप्लेंट मत करो, वो डंडे बहुत मारते हैं। अब इतना कहकर वो गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद पल्लवी और शिवानी अपनी स्कूटी पर राधिका को उसके घर छोड़ती हैं। अब अगले दिन राधिका अपनी माँ के साथ पल्लवी और शिवानी के घर आती है। गायत्री जी, आपकी बेटी सच में बहुत काबिल है। कल रात आपकी दोनों बेटियों ने मिलकर मेरी बेटी को गुंडों से बचाया, उन गुंडों से जो इसकी इज्जत पर हाथ डालने वाले थे। आपकी बेटियों जैसी बेटी हर घर में हुई तो वो दरिंदे कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। मैं भी अपनी बेटी को ऐसा बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये हमेशा डरी रहती है। नहीं माँ, अब मैं भी चुप ना रहने वाली लड़की बनूंगी जैसे शिवानी और पल्लवी दीदी है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और एक दिन गांव की पंचायत में मुखिया एक लड़की के प्रति गलत निर्णय ले रहे होते हैं कि तभी पंचायत की सभी औरतों के बीच बैठी पल्लवी शिवानी खड़ी होकर कहती हैं, मुखिया जी, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपसे सभी औरतें और पुरुषों को अपेक्षाएं हैं, लेकिन जब आप ही गलत निर्णय लेंगे तो हमें न्याय कौन दिलवाएगा? हाँ मुखिया जी, आप भी जानते हैं कि ये लड़की कितनी मासूम है और इसके ससुराल वाले इसके ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। वो इसे चुप रहने को कहते हैं। वो चाहते हैं कि इसके मुंह पर ताला लग जाए और ये कभी गलत और सही के लिए आवाज ना उठा पाए। क्या आप भी चाहते हैं कि ये इसी तरह कठपुतली बनकर अपने ससुराल में रहे? अगर आज इस पंचायत में इस लड़की को न्याय नहीं मिला तो इस गांव की सभी लड़कियां अपने ससुराल में जब भी बहू बनेगी तो उनके मुंह पर ताला ही लगाया जाएगा। जवाब दीजिए मुखिया जी। अब इन दोनों बहनों की बातें सुनकर मुखिया असमंजस में पड़ जाते हैं। भाई, मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ और आज से इस लड़की के ससुराल वालों ने जरा भी इसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की तो मैं उन्हें गांव से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा और साथ ही जमीन भी छीन लूंगा जिस पर सिर्फ इस बहू का हक होगा। अब ये देख गांव की सभी बहू बेटियां तालियां बजाती हैं। पल्लवी दीदी, शिवानी दीदी, आप सबसे ग्रेट हो। आपके जैसे ही हर लड़की को आवाज उठाना चाहिए। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं, जिसके बाद उन दोनों बहन की नौकरी विमेन सेफ्टी डिपार्टमेंट में लग जाती है, जो सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई होती है। और फिर एक दिन गायत्री अपनी दोनों ही बेटी की शादी करने का फैसला कर लेती है। शिवानी बेटी, पल्लवी बेटी, तुम दोनों के लिए एक बहुत अमीर परिवार से रिश्ता आया है। मुझे परिवार वाले काफी अच्छे लगे बात विचार में, और फिर उनके दोनों बेटों को तुम दोनों पसंद आ चुकी हो। अरे माँ, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? अभी तो हमारी सरकारी नौकरी लगी ही थी। अभी तो थोड़ा और गांव की औरतों की सेवा करने देती आप हमें। हाँ माँ, आप उन लोगों को मना कर दीजिए, हमें अभी कोई शादी नहीं करनी। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अब तुम शादी कर लो और फिर ससुराल जाकर ही नौकरी करना। अब ये सुनकर दोनों बहनें कहती हैं, ठीक है माँ, जब आप यही चाहती है तो हम शादी के लिए तैयार है। अब 2 से 3 दिन बाद पल्लवी और शिवानी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। माँ जी, दोनों लड़कियाँ तो बहुत सुंदर हैं। और इतने सुंदर बहू हमारे घर में आएगी तो हमारा तो रुतबा ही बढ़ जाएगा। हमारे तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को दूसरे कमरों में चलना चाहिए और लड़का लड़की को आपस में बात करने देना चाहिए। अब इतना कहकर फैमिली के सभी लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अब अकेले में दोनों लड़के और लड़कियां। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आकाश है। और आपका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम राजीव है।
अच्छा, आप लोगों का बिजनेस है, माँ ने बताया। तो आप लोग किस चीज का बिजनेस करते हैं? हाँ, और फिर बिजनेस के साथ साथ कुछ और करने का भी प्लान है या बस बिजनेस तक ही सीमित रहना है आप लोगों को? अब ये सुनकर दोनों भाई बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। अरे आप दोनों तो बोलना ही बंद नहीं कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों चुप रहने वाली लड़कियां नहीं हैं। अरे पहले हमें बोलने दीजिए, हम आपसे सवाल करेंगे तभी तो आप सवालों के जवाब देंगी। अब ये सुनकर शिवानी और पल्लवी से चुप नहीं रहा जाता और वो दोनों चिढ़कर कहती हैं, आप कहना क्या चाहते हैं कि जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे तब तक हम यहाँ पर चुपचाप बैठे रहें? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते ही नहीं हैं कि हम कुछ बोलें या अपनी कोई राय रखें। अब ये सुनकर लड़के वाले घबरा जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, आपको जो पूछना है पूछिए। वैसे आप बिजनेस के बारे में पूछ रही थी ना? तो हाँ, हमारा बिजनेस काफी फैला हुआ है। हम हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और हम इसी बिजनेस को आगे तक ले जाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे उनकी बातें खत्म होती हैं और फिर कुछ देर के बाद फैमिली वहां आती है और फैमिली जब बच्चों से पसंद नापसंद पूछती है तो सभी आपसी सहमति के साथ इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं, जिससे पूरा परिवार खुश हो जाता है। अब लड़के वालों के जाने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में। दीदी, मुझे लड़का ना काफी चालाक किस्म का लग रहा था, जैसे लड़कियों को दबाना चाहता हो। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा था। कोई नहीं, शादी के बाद इनकी भी अकल ठिकाने लगाएंगे। अभी माँ खुश है, हमें कोई बवाल नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं। बहू, आओ इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब दोनों ही देवरानी जेठानी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अब अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी नहा धोकर रसोई में आती हैं और दोनों ही देवरानी जेठानी मसाले के डिब्बों के ऊपर मिनी ब्लूटूथ स्पीकर रखकर अपने फोन से गाने बजाती हैं और दोनों ही तेज आवाज में गाना गाती हुई नाचती हैं। बबली बदमाश है, नीयत अय्याश है, ना बन शरीफ तू, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है। जीने के है 4 दिन हो, बाकी है बेकार दिन हो। जाए 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 जाए, एक बार जो जाए, जवानी फिर ना आए, हो जवानी फिर ना आए। दूसरी तरफ खाने की टेबल पर सास, दादी सास, ससुर, दोनों बहुओं के पति और ननद बैठी होती है। अब वो सभी दोनों बहुओं की ये तेज आवाज सुनकर, गीता, तेरी बहू ये रसोई में इतना चिल्ला चिल्ला कर गाना क्यों गा रही है? इसको पता नहीं है क्या कि बहू को अपने ससुराल में जुबान पर ताला लगा कर रहना पड़ता है? गीता, माँ की बात अगर सुनाई दे गई है तो जाकर रसोई में अपनी बहू के मुंह पर चुप्पी लगा कर आओ। ये आवाज अगर दोबारा मेरे कान में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ घर की छोटी बेटी नेहा ये सब सुनकर थरथर कांप रही होती है और फिर वो अपनी गर्दन पर रखे दुपट्टे को ठीक करने लगती है। बाप रे, भाभी तो यहाँ नई नई आई है इस घर में और यहाँ लोग तो पहले दिन ही उनके मुंह पर ताला लगाने पहुँच गए। अब गीता रसोई में आती है, जहाँ वो देखती है कि दोनों देवरानी जेठानी गैस चूल्हे पर खाना चढ़ाकर कमर मटका मटका कर हाथों में कलछी लिए नाच रही हैं। अब गुस्से से गीता स्लैब पर रखे पतीले को उठाकर तेजी से जमीन पर पटकती है और इस तेज आवाज से दोनों बहुएं घबरा जाती हैं और वो एक ही जगह पर स्थिर हो जाती हैं। अरे माँ जी, आप ये बर्तन क्यों पटक रही हैं? आपने तो हमें डरा ही दिया। हाँ माँ जी, क्या हो गया? आप इतनी तेज बर्तन क्यों पटक रही हैं? कितना शोर हो रहा है? बहू, इससे कहीं ज्यादा तेज आवाज तुम दोनों की रसोई से बाहर जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे सास, ससुर, दादी, सास, पति, नंद सब बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रही हो। अरे घर की बहू बेटी पर क्या ये सब शोभा देता है? अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या? सिंगिंग करते हुए खाना बनाने से खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है और हम अपनी पहली रसोई का खाना 2 गुना स्वादिष्ट बनाना चाहते थे। अरे चुप करो, हमारी घर की बहुएं ये सब नहीं करती। इसलिए आज से तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने मुंह पर ताला लगा लो और आज से उतना ही बोलना जितना की जरूरत हो। अब ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी घबरा जाती हैं। ठीक है माँ जी, अगर आपको संगीत से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो हम आज से इस घर में संगीत नहीं गाएंगे। अब कुछ देर के बाद खाना बनाकर दोनों देवरानी जेठानी खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। अब सभी लोग खाने को प्रणाम करते हैं। तभी पल्लवी कहती है, पापा जी जल्दी जल्दी खाना खाकर बताइए ना खाना कैसा बना है। और आकाश, तुम भी बताओ कि मेरे हाथ का खाना खाकर तुम्हें कैसा लगा। रुक जाइए जेठानी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? पापा जी, पहले आप मेरे हाथ से बने खाने को खाइए और बताइए वो खाना कैसा बना है। और राजीव, तुम भी अपना फीडबैक दो। मैं अपने फोन में सब रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर मैं ये सारी चीज सोशल मीडिया पर डालूंगी। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ
और लोग मेरी वीडियो बहुत पसंद करते हैं। अब ये सुनकर गुस्से से राजीव उठकर शिवानी के हाथ से फोन ले लेता है और उसके फोन को वहीं पटक कर तोड़ देता है। शिवानी, अपनी आवाज नीचे रखो, इतनी तेज चिल्लाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या वीडियो बनाने की बात कर रही थी तुम? आज से तुम्हें कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से घर में रहकर घर का काम करो और कुछ नहीं। अरे देवर जी, आपने देवरानी जी का फोन क्यों तोड़ दिया? अरे ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जो आपको इतनी ज्यादा मिर्च लग गई? और आपको पता भी है आपने जिस फोन को तोड़ा है उसके अंदर कितनी सारी डॉक्यूमेंट है। हम दोनों ही देवरानी जेठानी जॉब करती हैं और शादी के बाद हमें फिर से जॉब ज्वाइन करना था। अब हमारे फोन में क्लाइंट की कोई डिटेल्स ही नहीं रहेगी तो हम अपने काम को कैसे करेंगे? देखो, कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को नौकरी पर जाने की। घर की बहुएं घर पर ही रहें तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। और हमारा लाखों का बिजनेस है, हमें तुम दोनों के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये क्या चिल्ला चिल्ला कर खाने के टेबल पर खाने के रिव्यू मांग रही हो तुम? अरे हमें खाना अच्छा लगेगा तो अच्छा और बेकार लगेगा तो बेकार, खुद ब खुद बोल देंगे। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं मेरे बेटे, और आज के बाद मेरे बेटों का नाम मत लेना अपने मुंह से। अरे मुंह पर आज से ही ताला लगा लो, क्योंकि आज से अगर मैंने एक शब्द भी जरूरत से ज्यादा सुना तुम्हारे मुंह से तो मैं तुम दोनों की जुबान खींच लूंगी। अब पहले ही दिन ससुराल का ये खतरनाक माहौल देखकर दोनों देवरानी जेठानी की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। अब सबको खाना खिलाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जूठे बर्तनों को लेकर जा रही होती हैं। रसोई में बर्तन धोने जा रही हो तो बर्तनों के सिवा किसी और चीज की आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना यहाँ पर जरूरत से ज्यादा मुंह चलाने वाले लोगों को सजा भी दी जाती है। अब ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी और ज्यादा घबरा जाती हैं और चुपचाप सहमी हुई सी बर्तन मांजने लगती हैं। जेठानी जी मन तो कर रहा है एक एक का मुंह नोच लूं, लेकिन माँ ने कहा था वहाँ बहू बनकर रहना, इसलिए चुप थी। इतने में वहाँ पर उनकी ननद आती है। भाभी, आप लोग तो पहले दिन ही बहुत ज्यादा डर गई होंगी ना इस घर का माहौल देखकर। पर सच कहूँ तो यहाँ ऐसा ही होता है। मैं भी यहाँ जरूरत से ज्यादा नहीं बोलती। हो सकता है आप लोग शादी से पहले चुप ना रहने वाली लड़कियां रही होंगी, लेकिन इस घर में आपको सिर्फ चुप रहना ही सिखाया जाएगा। उस वक्त जब आपको सब डांट रहे थे, मेरा बहुत मन था कि मैं आपके फेवर में बोलूं, लेकिन अगर मैं कुछ भी बोलती तो ये लोग मुझे सजा देते और साथ में मेरी पढ़ाई लिखाई भी बंद कर देते। अब दोनों देवरानी जेठानी देखती हैं कि नेहा इतना कहते कहते रोने लगती है। अरे ननन जी, आप क्यों चिंता ले रही है हमारी? हम देख लेंगे कि हमें आगे इन लोगों से कैसे पेश आना है। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अभी आपके लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। हाँ ननन जी, आप पढ़ाई पर ध्यान दो और घर के झमेले में तुम अभी से मत पढ़ो। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और दिन पर दिन दोनों देवरानी जेठानी के ससुराल वाले उन्हें बार बार रोकते टोकते रहते हैं और हर बार उन्हें मुंह पर ताला लगाकर रहने को कहते हैं, जिस चीज से दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं। और फिर एक रात छत पर दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातें करती हैं। देवरानी जी, हमारी ये कैसी जिंदगी होती जा रही है? इन ससुराल वालों ने तो हमारे मुंह से हमारी बोली ही छीन ली है। ऐसे नहीं थे हम पहले। हाँ जेठानी जी, और सच कहूँ तो मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे ही अपने जुबान पर ताला लगाकर रहे तो हमारी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। इसीलिए अब मुझे इस ताले को कैसे भी करके तोड़ना है। हाँ, तुम सही कह रही हो देवरानी जी, और ये चीज अब हमें धीरे धीरे घर से शुरू करनी होगी, नहीं तो हम दोनों बस कठपुतली बनकर रह जाएंगे अपने ससुराल में। अब इस दिन के बाद से दोनों थोड़ा बोलने की कोशिश करती हैं और एक दिन घर के मर्द हॉल में बैठकर जमींदार से जमीन खरीदने की बात कर रहे होते हैं। भाई देखो, तुम पर विश्वास करके तुमसे हम ये जमीन खरीद रहे हैं, वो भी मोटी रकम देकर। लाखों रुपए का सौदा है ये, मुझे कोई नुकसान ना हो इसमें। अरे कोई नुकसान नहीं होगा अशोक, तू चिंता क्यों करता है? जमींदारी का पुराना काम है मेरा और ऐसी कई जमीन बेची है मैंने। वहीं दरवाजे पर खड़ी देवरानी जेठानी जो प्रॉपर्टी के कागजों को एकटक निगाहें गड़ाए हुए देख रही थी, वो आपस में कहती हैं, जेठानी जी, ये आदमी तो हमारे पति और ससुर जी को बेवकूफ बना रहा है। देखिए ना, ये तो सारे कागजात नकली है। अरे असली कागजात पर गवर्नमेंट के मोहर होते हैं, वो भी रेड या ब्लू कलर के, लेकिन इस कागज के तो मोहर ही हरे रंग में है। ठीक कह रही हो देवरानी जी, मैं भी यही सब नोटिस कर रही हूँ। और इस जमीन के पेपर पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। आखिर ये जमीन किसकी है, हम किससे ले रहे हैं, इस बारे में तो ये चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुर और पति के पास जाती हैं। रुकिए, आप लोग चुप हो जाइए, वैसे भी आप लोग गलत चीजों पर बात कर रहे हैं। अब ये देखकर दोनों ही देवरानी जेठानी की सास और दादी सास उन्हें गुस्से से घूरती हैं। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो,
अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी को तुम्हारे ससुराल वालों ने मुंह पर ताला लगाने के लिए कहा है, समझ नहीं आती बात। बहू अभी कभी यहाँ से चले जाओ, वरना हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी। और आप और पापा जी, ये जमीन के कागजात असली नहीं है। अगर आपने जमीन के पेपर को लेकर लाखों रुपए की पेमेंट की तो आपके पैसे डूब जाएंगे। हाँ पापा जी, ये जमीन के पेपर नकली है, क्योंकि इस पर ना तो मुखिया की मोहर है और ना ही किसी के हस्ताक्षर है। अब ये सुनकर राजीव और आकाश जमीन के पेपर को बारीकी से देखने लगते हैं। पापा, हमारी पत्नियां ठीक कह रही हैं। प्रेमचंद जी ने हमें जो जमीन के कागजात दिखाए हैं ये सब नकली हैं। इन्होंने ये कागजात किसी साइबर कैफे पर जाकर बनवाए हैं। हाँ, और सच में इस कागजात पर मुखिया जी के ना तो मुहर है और ना ही कोई हस्ताक्षर। अब ये सुनकर फौरन प्रेमचंद अपने सारे कागजात उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये देख नेहा कहती है, पापा, भैया, बड़े भैया, देखिए, आज भाभी के बोलने पर हमें सच्चाई का पता चला। अगर आज भाभी सही वक्त पर आकर हमें सच्चाई नहीं बताती तो हम लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता। भाभी तो बहुत समझदार है। ज्यादा भाभी भाभी करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी कमियां तो थोड़ी देर में हम खुद ही पता लगा लेते। और बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती मर्दों के बीच में घुसकर सवाल जवाब करती हो? अरे जनानियां अपने मुंह पर ताला लगा कर रखती हैं। अब अगर आइंदा मर्दों के बीच में घुसकर तुम दोनों कुछ भी बोलती नजर आई ना, तो सुई धागे से तुम्हारे मुंह सीधूंगा मैं। अब इतना कहकर राजीव, आकाश अपने पिता के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी कमरे में आकर, देवरानी जी, हमने अपने ससुराल वालों को इतने बड़े नुकसान से बचाया और फिर भी वो लोग हमें ही अपने मुंह पर ताला लगाकर रखने को कहते हैं। जेठानी जी, मुझे तो आज भी याद है जब हम अपने पिताजी के कागजात में कुछ भी मदद करते थे तो वो 60 साल का मनोज सोफे पर बैठकर बैंक के कागज समेट रहा है। अरे पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने बैंक के सारे कागजात उल्टे पुल्टे समेटे हैं। हाँ पापा, और अगर कल आप इन्हीं कागजात को लेकर बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपका कोई काम नहीं करेंगे और साथ में आपका समय भी बर्बाद होगा। इधर दीजिए इन सभी पेपर्स को। अब शिवानी सारे महत्वपूर्ण कागज उठाती है। पल्लवी दीदी, आप सबसे पहले बैंक का फॉर्म दीजिए, फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, फिर पापा की 2 फोटो और फिर मकान के पेपर। हाँ, ये लो, ये रहा बैंक का फॉर्म। ओहो पापा, आपने तो इसे भी गलत भरा हुआ है। रुको, मैं पहले इसे ठीक कर दूं। अब पल्लवी फटाफट फॉर्म को अच्छे से फिल करती है। ये लो, अब ठीक है। ये लो बैंक का फॉर्म, आधार कार्ड, ये रहा पैन कार्ड और ये पापा की 2 फोटो और ये रहे मकान के पेपर। ये लगाया मैंने स्टेपलर पिन। लो, हो गया पापा। अब इसे आप कल बैंक में सबमिट कर देना। शाबाश मेरी समझदार बेटियां। अच्छा हुआ सही वक्त पर बोलकर तुमने ये सभी चीजें ठीक कर ली, वरना तो मैं कल बैंक में बहुत बुरा फंस जाता। हाँ, हम पापा की कुछ भी मदद करते थे तो वो हमारी कितनी तारीफ करते थे। हमारे पापा ने हमें कभी चुप रहने को नहीं कहा और गलत पर बोलने को कहा, लेकिन वही हमारे ससुराल वाले, ये लोग तो बस हमारे मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं। माँ ने कहा था ससुराल में थोड़ा झुक के रहना, बस उनकी इज्जत करके चुप हो, वरना तो हम दोनों देवरानी जेठानी चुप रहने वाली में से नहीं है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक रात दोनों ही देवरानी जेठानी बालकनी में समय बिताने के लिए आती हैं कि तभी उनकी नजर मोहल्ले में चोरी करते एक चोर पर पड़ती है जो सुमित्रा जी के घर के अंदर घुस रहे होते हैं। अब दोनों ही देवरानी जेठानी बिना किसी देरी के फौरन घर से बाहर निकलती हैं और आकर चोर को पकड़ लेती हैं। रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में चोरी करने की? रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हाँ, इसे तो पुलिस के हवाले ही कर दो। सुमित्रा आंटी, ओ सुमित्रा आंटी, बाहर निकलिए, देखिए ये चोर आपके घर में चोरी करने आया था। अब सुमित्रा घर से बाहर निकलती है, दूसरी तरफ बसंती भी अपने घर के बाहर आती है और फिर इस शोर से दोनों देवरानी जेठानी के घर के सदस्य भी घर से बाहर निकलते हैं। बाप रे गीता जी, आपकी बहू तो बहुत काबिल है। देखिए कैसे इन्होंने चोर को पकड़ लिया। अगर आज आपकी बहू ने इन चोर को नहीं पकड़ा होता तो मेरे घर में तो डाका ही डल जाता। और मेरी तो बेटी की भी शादी है, घर में इतने गहने पड़े हुए हैं। सोच में गीता अशोक जी, आप तो काफी समझदार और काबिल बहू लेकर आए हैं अपने घर में, जो आवाज उठाने वाली है और मुसीबत में लोगों की मदद करने वाली है। और इन चोरों को अब पुलिस के हवाले करो। अब पुलिस आकर चोर को पकड़ लेती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं जब दोनों देवरानी जेठानी अपने घर में आती हैं तो उनके ससुराल वाले, बहू, तुम्हें समझाया था ना कि अपने मुंह पर ताला लगा कर रखो, लेकिन उसके बाद भी तुम दोनों रात को घर से बाहर निकल गई और मोहल्ले में जाकर चोर को पकड़ रही हो और फिर चिल्ला चिल्ला कर उसके साथ सवाल जवाब कर रही थी। सच में बहू वाले तो कोई लक्षण ही नहीं है इन दोनों देवरानी जेठानी में।
अरे घर की बहू को मुंह पर ताला लगा कर रखना चाहिए। अरे क्या तुमने कभी अपनी सास या ननन को देखा है फालतू बोलते हुए? और नहीं तो क्या, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस है। तुम्हें बाहर जाकर कलेक्टर बनने की क्या जरूरत थी? रुक जाओ, बहुत प्यार से समझा लिया हमने इन्हें, लेकिन इन्हें बात समझ नहीं आ रही, इसलिए अब इन्हें सजा देनी ही पड़ेगी। और इनकी सजा ये है कि अब 1 हफ्ते तक इनका खाना पानी बंद कर दो। अब जब भूख से प्यास से इनके मुंह में छाले पड़ेंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा कि मुंह को बंद रखना कितना जरूरी है ससुराल में। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और फिर इस सजा के बाद ये दोनों हमेशा अपने मुंह पर ताला लगा कर रखेंगी। अब अगले दिन से दोनों देवरानी जेठानी गर्मी में रसोई में खाना बनाती हैं, लेकिन खाना बनते ही सास सभी खाने को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। चलो जाओ, तुम्हारा काम था खाना बनाना, खाना बन गया। अब तुम अपने कमरे में जाओ, हम लोग खा लेंगे। तब आना और रसोई में जाकर ये सारे झूठे बर्तन धो देना। अब सभी लोग आराम से खाना खाते हैं, वहीं दोनों देवरानी जेठानी कमरे में बैठकर भूख से तड़प रही होती हैं। अब सबके खाना खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी जाकर रसोई में बर्तन धोती हैं, वहीं पीछे से नेहा वहां आकर, भाभी देख लिए चुप न रहने से इस घर में क्या क्या होता है। अरे आप लोग क्यों बोलती हैं कुछ भी? अब आपको फालतू में सजा सहनी पड़ रही है और खाने को भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। नेहा तुम हमारी इतनी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। अब धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी भूख से तड़पने लगती हैं। प्यास से उनका गला सूखने लगता है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें अपने ससुराल वालों से माफी मांगनी पड़ती है। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई जो हमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की। आज से हमारी जुबान पर हमेशा ताला ही लगा रहेगा। हाँ देवरानी जी सही कह रही हैं। अब इस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी ना तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं, ना मोहल्ले में किसी से बात करती हैं, और पूरे दिन घर में रहकर बस घर ही संभालती हैं। लेकिन फिर एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी बालकनी में फूलों को पानी दे रही होती हैं, तो पड़ोस की सुमित्रा और बसंती उनसे बात करने की कोशिश करती है। और तुम दोनों देवरानी जेठानी कैसी हो? हाँ, अब तो हम लोग तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनते हैं, जैसे मानो तुम दोनों देवरानी जेठानी ने अपनी जुबान पर ताला ही लगा लिया हो। अब ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी की आंखें नम हो जाती हैं और वो दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। अरे सुमित्रा, तुम्हें ये मुंह पर ताला लगाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और ये दोनों शुरू से ही चुप न रहने वाली लड़कियां थी, लेकिन इनके ससुराल वालों ने इनके मुंह पर ताला लगा दिया और उन्होंने इन्हें हमसे बात करने के लिए भी मना किया है। इसी तरह एक दिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ बाजार जाती हैं, जहां बाजार में एक आदमी सब्जी बेचने के दौरान एक औरत के हाथ को पकड़कर उसे छेड़ रहा होता है। अरे मैडम, इस मुलायम मुलायम हाथ से आप हमारे ठेले से सब्जी क्यों नहीं खरीद रही? मेरा हाथ छोड़िए। अब ये देख दोनों देवरानी जेठानी चुप नहीं रह पाती और वो ठेले से सब्जियां उठाकर सब्जी वाले के मुंह पर फेंकने लगती हैं। अरे ओ निहायती घटिया लीचड़ इंसान, शर्म नहीं आती? शादीशुदा औरतों को छेड़ता है। अरे इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, इसको तो सभी औरतें चप्पल से मारो। अब ये सुनकर वहां खड़ी सभी औरतें चप्पल उतारकर सब्जी वाले के मुंह पर मारने लगती हैं। अब ये देख उन देवरानी जेठानी की सास अपनी ही दोनों बहुओं का हाथ मोड़कर कहती है, तुम दोनों को कितनी बार कहा है ना कि घर हो या बाहर अपनी जुबान पर ताला लगा कर रहो, लेकिन उसके बाद भी तुम दोनों कहीं भी मुंह खोलने लगती हो। अरे घर की बहू बेटी लड़ाई झगड़े में उलझती हुई अच्छी नहीं लगती। बाप रे, ये कैसी सास है जो गलत पर आवाज उठाने वाली अपनी बहुओं को मुंह पर ताला लगाने को कह रही है। सच में ऐसी बहू को जहाँ सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ ससुराल वाले मुंह पर ताला लगाकर रहने को कह रहे हैं। बहू की तो जिंदगी ही नरक हो गई होगी ऐसा ससुराल पाकर। अब गीता गुस्से से अपनी दोनों बहू को घर लेकर आ जाती है। वहीं दूर सड़क से गाड़ी में बैठा अशोक और उसके दोनों बेटे ये सारा नजारा देख लेते हैं। अब घर आकर अशोक, गीता फौरन यहाँ अपनी दोनों बहुओं को लेकर आओ। अब गीता घबराकर अपने दोनों बहुओं को लेकर अपने पति के पास आती है। जी क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है गीता, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी बहू के मुंह पर ताला नहीं लगवा पा रही हो। तुम शायद भूल गई हो कि जब तुम यहाँ पर आई थी तो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। क्या चाहती हो वो सारी चीज तुम्हारे साथ फिर से दोहराई जाए? नहीं जी, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो फिर तुम अपनी बहू को सड़क पर दंगे फसाद करते रोक क्यों नहीं पाई? तुम दोनों अपने आप को समझती क्या हुआ? कई बार कहा है कि ससुराल में मुंह पर ताला लगा कर रहो, लेकिन फिर भी तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। पापा जी, अगर आपने सारी चीज देखी थी तो आपने ये भी देखा होगा कि वो सब्जी वाला कैसे उस मासूम औरत को छेड़ रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम्हें सजा मिलेगी। गीता, रसोई से जाकर हरी मिर्च की कटोरी लेकर आओ। अब गीता रसोई से हरी मिर्च की कटोरी लाकर
अपने पति के हाथ में दे देती है। चलो ये हरी मिर्च खाना शुरू करो। इसी मुंह से तुमने बोलने की कोशिश की थी ना। पर पापा जी, हमारी गलती क्या है? हमने तो बस सच के लिए आवाज उठाया था। मिर्ची खाती हो या तुम्हें इस घर से बाहर निकालूं? सोच लो, अगर बाहर गई तो तुम्हारे गरीब माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने माँ बाप की इज्जत रखकर चुपचाप वो हरी मिर्च खाने लगती हैं। अब देखते ही देखते उनकी आंखें और उनका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। हे भगवान, मेरी दोनों भाभियां कितनी तड़प रही है। अब 1 घंटे तक लगातार हरी मिर्च खाने के बाद अशोक उन्हें मिर्ची खाने से रोक देता है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में जाती हैं। आकाश, तुम कितने बड़े नामर्द हो, मुझे आज पता चल गया। अरे तुम अपनी आंखों से देख रहे थे कि तुम्हारे पिता हमें गलत चीजों की सजा दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा। हाँ, नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद जरूरत से ज्यादा बोलने वाली लड़की पसंद नहीं है। दूसरी तरफ शिवानी का पति। शिवानी, मेरे आगे मेरे पिता के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलना। मैं उनके खिलाफ एक नहीं सुनूंगा। और आज उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही किया। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल में टूट सी जाती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अशोक, राजीव, आकाश बिजनेस का काम खत्म करके घर आ रहे होते हैं। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो शख्स वहां से भाग जाता है। अब आसपास के लोगों के द्वारा ये बात गीता और उनकी बहुओं को पता चलती है, तो वो भागी भागी हाईवे पर आती हैं, जहां अशोक, आकाश, राजीव जख्मी हालत में पड़े होते हैं। उनके सिर और हाथ में गहरी चोटें लगी होती हैं। पापा जी, राजीव जी, जेठ जी, ये सब कैसे हुआ? हाँ पापा जी, आप लोगों का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आपने उस गाड़ी का नंबर नहीं देखा क्या? कुछ तो याद होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बहू, मुंह थोड़ा कम चलाओ। इस वक्त हमें इन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है, सवाल जवाब करने की नहीं। अब शिवानी और पल्लवी मिलकर अपने परिवार वालों को अस्पताल लेकर आती हैं। माँ, आप सबका अस्पताल में ध्यान रखिए। हम दोनों देवरानी जेठानी अभी आती हैं। भाभी, अपना ध्यान रखना। अब दोनों देवरानी जेठानी मोहल्ले वालों से पूछताछ करती हैं। बाहू, वो सिंघानिया परिवार के लोग थे जो बहुत अमीर और घमंडी लोग हैं। उन्हीं लोगों ने तुम्हारे ससुर और पति देवर का एक्सीडेंट किया है। अब पता मिलने के बाद दोनों देवरानी जेठानी पुलिस को लेकर सिंघानिया परिवार के घर में घुस जाती हैं। आप लोग कौन है? और ये पुलिस यहाँ? अच्छी नौटंकी कर लेते हो वैसे। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो शख्स जिसने मेरे पति, मेरे देवर और मेरे ससुर को सड़क पर अधमरी हालत में छोड़कर भाग आया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और कानून के हिसाब से अब हम इन पर हाफ मर्डर का केस लगाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं सारे खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ और मैं उनसे माफी भी मांगूंगा। जी, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी और खर्चा भी आप ही उठाएंगे और जेल भी जाना होगा। हाँ, ये दोनों ठीक कह रही हैं। अब रघुवीर अपने दोनों बेटों के साथ हॉस्पिटल में आकर सबसे माफी मांगता है और हॉस्पिटल का सारा बिल भी भरता है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। चलो चलो, बहुत माफी मांग ली तुमने, अब तुम सब चलो हिरासत में। पापा, भैया देखो, जिन भाभीियों के मुंह पर आप ताला लगाते रहे, आज उन्हीं भाभीियों की वजह से आपके गुनहगार अस्पताल में आकर आपसे माफी भी मांग रहे थे और उन्होंने सारा खर्चा भी उठाया और अब वो पुलिस की हिरासत में भी चले गए हैं। अब ये सुनकर अशोक, आकाश, राजीव को शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। अब तो हमें भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमने अपनी इतनी काबिल बहुओं को मुंह पर ताला लगाकर रहने के लिए कहा। हाँ, हमें माफ कर दो यार। तुम दोनों सच में बहुत होशियार हो और गलत के प्रति सही आवाज उठाती हो। मुझे भी माफ कर दो। मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें दबाने की कोशिश की। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटो, वो सब कुछ तो तुमने मेरे कहने पर किया, लेकिन आज मैं अपनी बहू के मुंह पर लगे ताले को तोड़ता हूँ। आज से ये दोनों जो चाहे वो बोल सकती हैं और अपनी नौकरी भी शुरू कर सकती हैं। शुक्रिया पापा जी, हम बता नहीं सकते कि हमें ये सब सुनकर कितनी खुशी हुई है। हाँ पापा जी, आज से हम दोनों चुप ना रहने वाली देवरानी जेठानी अपने ससुराल में भी खुलकर बोल पाएंगी। अब इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती हैं और साथ ही अब उनके पति भी सभी चीजें उनसे पूछ के ही करते हैं। तभी एक दिन दोनों ही देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ बाजार से घर आ रही होती हैं, जहां सड़क पर वो देखती हैं कि एक सास अपनी बहू को बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। रुक जाओ बहन, क्यों अपनी बहू को पीट रही हो? अरे मैं कभी अपनी बहू पर हाथ नहीं उठाती, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। मैं चाहती हूँ कि अभी अपने मुंह पर ताला ही लगा ले। मत करो ये सब अपनी बहू के साथ। अगर यही सब तुम्हारे साथ होता तो हो सकता है हुआ भी हो,
लेकिन वही चीज तुम अपनी बहू के ऊपर मत दोहराओ, क्योंकि बहू अपने ससुराल वालों के लिए कभी बुरा नहीं सोचती। अब ये सुनकर शकुंतला शर्मिंदा हो जाती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही दबाने की कोशिश कर रही हूँ। बहू जा, तुझे जो करना है तू वो कर। आज से तू आजाद है। अब ये सुनकर गीता की दोनों बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपनी सास के साथ मुस्कुराते हुए घर आ जाती हैं। और अब इसी तरह दोनों ही देवरानी जेठानी अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती हैं।